नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे विशाल, सबसे पवित्र नदी प्रणाली गंगा की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं देखने वाले, बल्कि एक ऐसा सफर तय करेंगे जो बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों से शुरू होकर सीधे समुद्र की गहराइयों तक जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। अब इस नंबर को देखिए, 25-25 है ना कमाल। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी गंगा नदी की कुल लंबाई है, पूरे 2525 किलोमीटर। सोचने वाली बात है, इतने लंबे सफर में ये नदी कितने ही राज्यों और शहरों को पार करते हुए बांग्लादेश तक जाती है। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये पूरी की पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। आज के इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हिमालय के धाम, फिर पंचप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग से हरिद्वार का सफर, फिर मैदानी इलाकों की यात्रा और आखिर में सुंदरबन डेल्टा। ये रूट बिल्कुल ऐसा है मानो भूगोल खुद एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हो। भाग 1। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऊंचे हिमालय के धामों की ओर। यहीं से तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो 4 धामों का जिक्र आना तय है। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी और यमुनोत्री से यमुना। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये आस्था के ऐसे सर्वोच्च शिखर हैं जहाँ का कण कण इन नदियों की दिव्यता से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैसे बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जानकर हैरानी होती है कि ये इकलौता ऐसा धाम है जो हिमालय के छोटा चार धाम और आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मुख्य चार धाम दोनों ही लिस्ट में आता है। भले ही बर्फबारी की वजह से ये साल में सिर्फ 6 महीने खुलता हो, लेकिन पूरे भारत के तीर्थयात्रा सर्किट में इसका जो रुतबा है ना, वो सच में बेजोड़ है। अगर हम इसे थोड़ा भौगोलिक नजरिए से देखें तो इन नदियों की असल जड़ें विशाल ग्लेशियरों में हैं। सतोपंथ ग्लेशियर का पानी बद्रीनाथ से जुड़ता है, गोमुख का बर्फीला सिरा गंगोत्री को जन्म देता है, चोराबारी ग्लेशियर का सीधा नाता केदारनाथ से है और यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पर्वत से निकलता है। आगे की कहानी समझने के लिए ना ये बुनियादी बातें जानना बहुत जरूरी है। भाग 2 पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, पंचप्रयाग। ये वो जगह हैं जहां ये उफनती नदियां आपस में टकराती हैं। लेकिन एक मिनट, प्रयाग का मतलब क्या है? असल में इसका सीधा सा अर्थ है नदियों का संगम। हिंदू धर्म में जहां 2 या उससे ज्यादा पवित्र नदियां मिलती हैं, उसे ऊर्जा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी एकदम पवित्र हो जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे अलकनंदा पहाड़ों से नीचे आती है, वो और भी नदियों को अपने साथ मिलाती जाती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर से और रुद्रप्रयाग में शिव की मंदाकिनी से इसका गजब का मिलन होता है। और सबसे आखिर में देवप्रयाग में ये भागीरथी से जा मिलती है। बस आस्था और भूगोल के इन्हीं 5 संगमों को हम पंचप्रयाग कहते हैं। भाग 3 अब आते हैं देवप्रयाग से हरिद्वार के सफर पर। ये वो ऐतिहासिक पल है जहां फाइनली इस नदी को अपना वो नाम मिलता है जिसे पूरी दुनिया जानती है। इसे यूं समझिए, एक तरफ से गंगोत्री की तेज तर्रार भागीरथी आ रही है और दूसरी तरफ से सभी ऊपरी प्रयागों की ताकत समेटे विशाल अलकनंदा। जब देवप्रयाग में आकर ये 2 महाशक्तियां टकराती हैं और एक होती हैं, बस उसी पल से इस शांत और विशाल जलधारा को गंगा कहा जाता है। यानी गंगा का नामकरण यहीं होता है। देवप्रयाग से आगे बढ़ते बढ़ते गंगा पहुंचती है हरिद्वार। यहाँ हर की पौड़ी वो पवित्र द्वार है जहाँ गंगा पहाड़ों की कठोरता को छोड़कर पहली बार मैदानी इलाकों की मिट्टी को छूती है। कुंभ मेले और भव्य गंगा आरती के लिए मशहूर हरिद्वार में जब शाम को लहरों पर अनगिनत दिए तैरते हैं ना, तो वो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। यहीं से गंगा दक्षिण पूर्व की ओर अपनी नई दिशा पकड़ लेती है। भाग 4 पहाड़ों की रफ्तार को पीछे छोड़ते हुए अब गंगा मैदानी इलाकों में अपनी एक लंबी और शांत यात्रा शुरू करती है। अब जरा इस नदी के फैलाव को देखिए। उत्तराखंड से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, फिर बिहार में 445 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज को बस थोड़ा सा छूती हुई पश्चिम बंगाल में एंट्री लेती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पूरे उत्तर और पूर्वी भारत की एक धड़कती हुई जीवन रेखा है। और हाँ, इस लंबे सफर में गंगा बिल्कुल अकेली नहीं होती।
प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में यमुना और पटना के पास सोन नदी इसके दाहिने तरफ से आकर इसमें जुड़ती हैं। वहीं कन्नौज में रामगंगा और कटिहार में कोसी नदी इसके बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। ये सारी नदियां मिलकर गंगा को और भी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली बना देती हैं। भाग 5। और अब हम आ गए हैं इस पूरी यात्रा के सबसे आखिरी और सबसे शानदार अध्याय पर, सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंचकर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। फरक्का बैराज के पास गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा हुगली नदी बनकर पश्चिम बंगाल में नीचे की ओर बहने लगता है और जो मुख्य हिस्सा है ना, वो पूर्व की तरफ बांग्लादेश में चला जाता है। वहां इसे एक बिल्कुल नया नाम मिलता है, पद्मा। बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा नदी तिब्बत से आने वाली विशाल जमुना, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, उससे जाकर मिल जाती है। फिर ये आगे चलकर मेघना नदी में मिल जाती है और नदियों का ये जो अकल्पनीय सा समूह बनता है, वो आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर समंदर में मिल जाता है। और पता है, यही बनता है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और रहस्यमयी सुंदरबन डेल्टा। बर्फ से ढके ग्लेशियरों से लेकर समंदर की गहराइयों तक गंगा का ये पूरा सफर वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन आज चंद्रभागा जैसी सहायक नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या नमामि गंगे जैसी संरक्षण परियोजनाएं हमारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं हैं? अगर इस पवित्र जीवन रेखा को नहीं बचाया गया तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे? इस बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये सफर सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा।